नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। टुडे आई विल डिस्कस सेक्शन 4 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 भाग 1 के अध्याय 1 में है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और उन सब के लिए हमने ये टॉपिक तैयार किया है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन ध्यान से पढ़ने से पहले एक छोटी सी लाइन ध्यान से सुनिएगा। सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आप में ललक है, तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। आप उसे ज़रूर सीखेंगे। तो इसी के साथ चलिए आइए आते हैं लर्निंग मोड पे। लर्निंग मोड पे इसका मतलब आप अपनी पेन, कॉपी सब ले लीजिए और उसके बाद एक एक टॉपिक करके, एक एक पॉइंट करके उसको नोट करते जाइए और याद करते जाइए, जो सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं उपधारणा, प्रिजम्पशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहीं भी परिभाषित नहीं है, फिर भी इसका एक सामान्य सा अर्थ निकालते हैं। उपधारणा मतलब अनुमान, मतलब मान लेना। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ आती है, कोई वस्तु आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं, देखते उसका अनुमान लगाते हैं कि वो चीज़ कैसी है ना। और उसके बारे में क्या सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है ये चीज़ ऐसी हो, नहीं ये चीज़ ऐसी ही होगी, नहीं ये चीज़ निश्चित रूप से ऐसी होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, हम उस चीज़ के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी होगी, ऐसी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो उपधारणा की बात की गई है, वो हमारे और आपके द्वारा लगाए गए उपधारणा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जिस उपधारणा की बात हो रही है, वह कोर्ट के द्वारा लगाए गए उपधारणा या अनुमान की बात हो रही है। कोर्ट कब अनुमान लगाता है? जब उसके सामने एविडेंस पेश किए जाते हैं, उसके सामने फैक्ट पेश किए जाते हैं, तो क्या करता है, उसके बारे में अनुमान लगाता है। किस चीज़ का अनुमान लगाता है? अनुमान इस चीज़ का लगाता है कि वो उस चीज़ को या तो मान सकता है, या तो मानेगा, या निश्चित रूप से मानेगा ही। जब कोई फैक्ट पेश किया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, तो न्यायालय क्या करता है, उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को सत्य मान सकता है, या सत्य मानेगा, या निश्चित रूप से सत्य मानेगा ही। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं 3 सेंटेंस यूज कर रही हूँ कि मान सकता है, मानेगा, या निश्चित रूप से मानेगा। ठीक है, तो फिर ये तो सामान्य सी बात हो गई उपधारणा के बारे में। हम देखते हैं कि कोर्ट जो उपधारणा करता है वो कैसे करता है, किस प्रकार से करता है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मेंस में लिखने में बहुत काम आएंगे, और एक आपका कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर होगा, और आप इससे प्री के भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो उपधारणा का अर्थ है, उपधारणा का मतलब है कि न्यायालय द्वारा किसी तथ्य को बिना जांच या सबूत के सत्य मान लेना। जब न्यायालय के सामने हम कोई फैक्ट देते हैं, एविडेंस देते हैं, तो वो क्या करता है कि उस तथ्य को बिना जांच के, बिना जांचे परखे, बिना एविडेंस लिए उस तथ्य के एग्जिस्टेंस को मान लेता है। हालांकि बिना एविडेंस के और बिना जांच के लिए मान तो सकता है, मान लेता है, लेकिन फिर भी वह मानता किसी न किसी आधार पे है। उसके मानने का कोई ना कोई आधार होता है। वह ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मान लेता कि उसका मन किया तो वो मान लिया, मन किया तो नहीं माना, है ना।
वह न्यायिक रूप से उस चीज़ को मानता है, फालतू अंदाजेबाजी करके नहीं मानता चीज़ों को कि चलो मेरा मन है मैं नहीं मानूंगा, मेरा मन है मान लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, विधि की दृष्टि में उपधारणा एक अनुमान होता है जिसे न्यायालय किसी एक तथ्य के साबित होने पर किसी दूसरे तथ्य के बारे में करता है। उपधारणाओं का आधार मनुष्य का अनुभव, प्रकृति का नियम तथा सामाजिक रीति रिवाज होता है। जिस तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उनमें ऐसा संबंध होता है कि एक के होने पर दूसरे को मान लिया जाता है। मतलब जो तथ्य पेश किए जाते हैं वो तथ्य आपस में एक दूसरे से जिनको मानना होता है वो इतने डिपेंड होते हैं कि अगर एक तथ्य साबित मान लिया जाता है तो दूसरा तथ्य अपने आप उसको साबित माना जाता है कि हाँ ये तथ्य साबित है। और उपधारणाओं का आधार क्या होता है? अभी अभी मैंने कहा ना कि न्यायालय जो है तो मानता तो जरूर है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसका एक आधार होता है। तो उसका आधार क्या है? हमारा एक्सपीरियंस, नेचर तथा जो समाज के कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके आधार पर मानता है। उपधारणा से विधि का यह नियम अभिप्रेत हो सकता है कि न्यायालय एवं न्यायाधीश किसी विशिष्ट तथ्य से या विशिष्ट साक्ष्य से एक ही अनुमान लगाएंगे कि जब तक ऐसे अनुमान की सत्यता ना साबित न हो। मतलब उस तथ्य के बारे में कब तक मानेगा कि ये तथ्य सत्य है? जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। पिछली वीडियो में हमने इस बारे में बात की है, चर्चा की है कि कोई चीज़ कब प्रूव्ड होती है और कोई चीज़ कब डिसप्रूव्ड होती है। यहाँ पे उसी की बात की गई है, ना साबित की बात की गई है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज़। हम यह कह सकते हैं कि उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व का ऐसा अनुमान है जो साक्ष्य लिए बिना ही निकाला जाता है। मतलब ऐसा अनुमान होता है कि जो बिना साक्ष्य के लिए ही निकाला जाता है। न्यायालय द्वारा किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेना या उपधारित कर लेना होता है। फिर मेंस में ये सवाल आता है कि उपधारणा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम वैसे मुख्य रूप से दो उपधारणाओं की बात करेंगे, होती तीन है लेकिन दो की ही बात करेंगे। यह है तथ्य की उपधारणा जो हमेशा खंडनीय होती है। फिर है विधि की उपधारणा। विधि की भी उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनीय होती है, एक अखंडनीय होती है। खंडनीय का मतलब ये होता है कि दूसरा पक्षकार उस सबूत का खंडन कर सकता है, मतलब उसको ना साबित कर सकता है, कह सकता है कि वह गलत है। और अखंडनीय का मतलब है कि उसकी ओर से कोई साक्ष्य ही नहीं दिया जा सकता, मतलब न्यायालय कोई साक्ष्य ही नहीं देने देगा। धारा 4, यह बेयर एक्ट की लैंग्वेज मैंने लिखा है क्योंकि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आप पढ़ें तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप केवल इसे देखकर ही पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें, उसके बारे में समझ लें। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखते हैं, उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। मे का मतलब ही होता है संभावना वाली बात होती है, हो सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे देखते हैं, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। मतलब जहाँ पे ये है कि कोर्ट को ऐसी उपधारणा करनी है जहाँ पे मे प्रिज्यूम हो, उपधारणा कर सकेगा वर्ड का यूज किया गया हो, वहाँ पे न्यायालय क्या करेगा, उस तथ्य के बारे में, उस एविडेंस के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस को मान सकता है कि हाँ हो सकता है कि यह सत्य हो। जरूरी नहीं है कि वो माने ही, बस मान सकता है। ठीक है। और फिर कब तक मानेगा? जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। और तीसरी स्थिति यह है
कि उसके सबूत की मांग कर सकेगा। जब उसके तथ्य को नहीं मानेगा, जब उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानेगा, तो उसके सबूत की मांग करेगा। न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा कब? वहाँ पे क्या क्या होगा? वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक ना साबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। धारा 4 में प्रिज्यूम तथ्य की उपधारणा है। तथ्य की उपधारणा को लैटिन में प्रिजम्प्टियो होमिनिस भी कहते हैं। प्री में बहुत ही ये सवाल पूछा जाता है कि प्रिजम्प्टियो होमिनिस क्या है। तो प्रिजम्प्टियो होमिनिस तथ्य की उपधारणा का एक नाम है, जिसे लैटिन में यह नाम है। इस अवधारणा को केवल तर्क के आधार पर निकाला जाता है, मतलब बिना लॉजिक के इस उपधारणा को नहीं निकाला जा सकता, जो अनुज्ञेय, अनिश्चित, परिवर्तनशील एवं सदैव खंडनीय होती है। मतलब यह जो उपधारणा है वह परिवर्तनशील होती है, मतलब बार बार बदलती रहती है, कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसे है तो बाद में वैसे हो सकता है। अभी सत्य हम जिसको मान रहे हैं तो बाद में उसको असत्य मानना पड़ सकता है। और सदैव खंडनीय होती है, मतलब जो दूसरा पक्षकार है इसके लिए सबूत दे सकता है कि ये जो फैक्ट पेश किया गया है वो सत्य नहीं है। यह पूर्णतया न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, मतलब न्यायालय अपने विवेक से काम करता है इस पर। फिर है यह अधिनियम की धारा 86 से 88, 90, 90A, 113A और 114 में इसका प्रावधान किया गया है। में प्रिज्यूम होने पर न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि चाहे तो वह उपधारणा करे या सबूत की मांग करे। मतलब वो विवेक से क्या काम कर सकता है? दो काम कर सकता है। या तो वह उपधारणा करे कि इस तथ्य का अस्तित्व हो सकता है। जब उपधारणा नहीं करेगा तो वह उसके लिए सबूत की मांग करेगा। दूसरा पक्षकार सबूत देकर उपधारणा का खंडन कर सकता है। ये मैंने अभी अभी बताया आपको। यह कृत्रिम उपधारणा है, मतलब यह उपधारणा खुद बनाई जाती है। मैंने ये पॉइंट लिख दिया है इसलिए कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप देखेंगे बार बार तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और ये जो जिसका उपबंध किया गया है धारा 86 से 88, 90, 90A, 113A और 114 में, तो इनको ज़रूर आप देखिएगा कि क्या है। वैसे आगे तो मैं बताऊंगी ही। तथ्य की उपधारणा अनुमान द्वारा प्रकट होती है। कैसे? स्वाभाविक रूप से तर्क के आधार पर प्रकृति क्रम के अनुभव एवं संप्रेक्षण द्वारा, मानव मस्तिष्क की रचना द्वारा, मानव कृतियों के स्रोतों द्वारा, सामाजिक प्रथाएं एवं आदतों द्वारा। ये पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण लें उपधारणा के संबंध में, हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं धुआं उठता है तो हम उसके बारे में क्या अनुमान लगाएंगे? यही ना कि अगर कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। बिना आग के तो धुआं ही नहीं उठती है। बस उपधारणा का यही मतलब है यहाँ पे। एक केस है सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1986 सुप्रीम कोर्ट की केस है। देखिए इस केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपधारणा स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु उस पक्षकार के लिए जिसके पक्ष में यह होती है एक प्रथम दृष्टया केस, प्राइमा फेसी केस बनाती है। खंडनीय उपधारणा में प्रमाण भार उस व्यक्ति पर होता है जिसके विरुद्ध उपधारणा की जाती है, किंतु जब उपधारणा निश्चायक होती है तो साबित हुए तथ्यों से निर्गत परिणाम को निरस्त करने के लिए अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने से रोक देती है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जब एक बार साबित हो जाता है वो तथ्य कि इस तथ्य का एग्जिस्टेंस है, वह साबित हो गया और निश्चित हो गया कि हाँ वाकई में है, तो फिर वह निरस्त नहीं किया जाता है। तब उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये निश्चायक है, निश्चित रूप से उसको मान लिया जाता है फिर।
और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात ये कही है कि उस पक्षकार के लिए जिसके पक्ष में यह होती है, एक प्रथम दृष्टया केस प्राइमा फेसी केस बनाती है। मतलब पहली बार में ही उसको देखते ही जब ये हो जाता है कि नहीं इस तथ्य का एग्जिस्टेंस है, तो उसके आगे की कार्यवाहियां शुरू हो जाती हैं, उसको एक केस ही मान लिया जाता है। उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। यहाँ पे देखेंगे शैल प्रिज्यूम अपने आप में ही जो एक बाध्यता को दिखाता है। तो यहाँ पे कोर्ट बाध्य है मानने के लिए, ये जो प्रिजम्पशन है इसको मानने के लिए बाध्य होगा, उसको मानना ही पड़ेगा कोर्ट को। तो देखिए क्या मानेगा, कैसे मानेगा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक यह ना साबित नहीं किया जाता है। ठीक है, कब तक साबित मानेगा? जब तक उसको डिसप्रूव्ड नहीं किया जाता। अनुमान लगाने के लिए वह बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। एक उदाहरण देखते हैं इसका। ये उदाहरण है 79 में, लेकिन इसके पहले ये पॉइंट है कुछ, इसको देख लेते हैं फिर उसको देखते हैं। इस उपधारणा से स्पष्ट है कि जहाँ न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। फिर और जब तक यह ना साबित नहीं किया जाता है, कब तक साबित मानेगा? जब तक इसको डिसप्रूव्ड नहीं किया जाता। डिसप्रूव्ड की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है, उसे आप लोग देख लीजिएगा कि डिसप्रूव्ड का मतलब क्या होता है। फिर है यह विधि की खंडनीय उपधारणा है। हमने विधि की दो उपधारणाओं के बारे में पढ़ा, एक खंडनीय उपधारणा, एक अखंडनीय उपधारणा। इनमें से ये जो शैल प्रिज्यूम वाली उपधारणा है वह खंडनीय उपधारणा है, जिसे न्यायालय निकालने के लिए बाध्य होता है। तब तक उसके विरुद्ध साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाता है। मतलब जब तक उसके विरुद्ध साक्ष्य द्वारा जब तक ना साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो अनुमान निकालने के लिए बाध्य ही है। तथ्यों को साबित ही मानेगा जब तक दूसरे पक्षकार द्वारा खंडन नहीं कर दिया जाता, तब तक यह उपधारणा कायम रहेगी। अब ये भी बात है कि यह उपधारणा जिसको कोर्ट ने कर ली है कब तक रहेगी? अरे तब तक रहेगी जब तक उसका खंडन नहीं कर दिया जाता, जब तक दूसरा पक्षकार यह नहीं कह देता सबूत लाके कि हाँ ये ऐसा नहीं है, इस तथ्य का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तब तक कोर्ट को वो मानना ही पड़ेगा। और इसका जो प्रोविज़न है वह धारा 79 से 85 में, 105 में, 89 में, 104 से 108 में, 113 ब में और 114 में उपबंधित है। तो उदाहरण की बात कर रहे थे कि शैल प्रिज्यूम जिसको न्यायालय मानने के लिए बाध्य है। एक उदाहरण है 79 में, जिसमें वर्ड का यूज किया गया है उपधारणा करेगा। तो यहाँ कोर्ट प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा करता है कि जो प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं वो एकदम सही हैं, उसकी असली हैं, एकदम प्रमाणित प्रतियां मतलब जिसको साबित कर दी गई हैं। तो उसके बारे में कोर्ट मानेगा कि ये एकदम जो प्रतियां लाई गई हैं वो असली हैं, और तब तक मानेगा जब तक दूसरा पक्षकार ये नहीं कह देता सबूत लागे कि नहीं वह असली नहीं है। फिर इसका प्रभाव देखते हैं। इसका प्रभाव भी वही है, जिस पक्षकार के पक्ष में किसी तथ्य को साबित करने के निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह प्रमाण भार से बरी हो जाता है तथा प्रमाण भार विपक्षी पर चला जाता है। मतलब जब एक पक्षकार के द्वारा लाए हुए एविडेंस पे जब हम धारणा बना लेते हैं, उपधारणा कर लेते हैं कि यह असली होगा, तो जो पहला वाला पक्षकार है वह बर्डन ऑफ प्रूफ से बच जाता है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यह चला जाता है दूसरे पक्षकार पे, और वह दूसरा पक्षकार चाहे तो साबित कर सकता है। अगर साबित नहीं करेगा तो वह असफल हो जाएगा और उसके विरुद्ध निर्णय हो जाएगा। निश्चायक सबूत
कंक्लूसिव प्रूफ, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, जहाँ कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा ही नहीं देगा। मान लीजिए दो तथ्य हैं, दो फैक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे से इतने रिलेटेड हैं, डिपेंड हैं कि जब एक तथ्य को साबित कर दिया जाता है कि ये एकदम सही है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि नहीं इस तथ्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसका प्रभाव उस दूसरे तथ्य पे ये पड़ेगा कि वो दूसरा तथ्य भी साबित माना जाएगा, निश्चायक माना जाएगा। और सबसे जो बड़ा इसका एक प्रभाव ये हो जाएगा कि उस तथ्य को फिर दूसरे पक्षकार द्वारा साबित ही नहीं किया जा सकता। वो जो सबूत लाएगा उसके सबूत को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। न्यायालय उसके द्वारा सबूत लाने की आज्ञा ही नहीं देगा कि वो सबूत लाए भी। इस उपबंध से स्पष्ट है कि जहाँ एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। यह निश्चायक उपधारणा है। इसका उपबंध अधिनियम की धारा 41, 112, 113, 115, 116 तथा 117 में है और आईपीसी की धारा 82 में भी है। मैं इसको आगे लेके जब ये धारा की बात आएगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहेंगे कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उसमें जो प्रॉब्लम हो, जो भी जैसे भी हो, आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, लिख के ज़रूर बताएं। यह विधि की अखंडनीय उपधारणा है क्योंकि इसका साक्ष्य द्वारा खंडन किए जाने की अनुज्ञा नहीं दिया जाता। इन्हें विधि के निर्विवाद एवं अकाट्य नियम माने गए हैं। मतलब जब कोई तथ्य, जब किसी फैक्ट को किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाता है तो फिर उसको विवाद से परे माना जाता है। मतलब अब उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता और उसको सबूत देकर काटा भी नहीं जा सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे धारा 41 में कुछ ऐसे निर्णय हैं, कुछ ऐसे आदेश हैं, कुछ ऐसी डिक्रियां हैं, जब वो निर्णीत हो जाती हैं तो उस विषय के लिए, जैसे कुछ विषय हैं विवाह विषयक हैं, प्रोवेट विषयक हैं, नावाधिकरण विषयक हैं और भी कुछ ऐसे विषयक हैं जिनके लिए वह ये निश्चायक सबूत हो जाती हैं। एक केस है सुप्रीम कोर्ट की। केस का नाम है सोमवंती बनाम पंजाब राज्य 1963 सुप्रीम कोर्ट। उस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चायक साक्ष्य एवं निश्चायक सबूत में कोई अंतर नहीं है। इसके खंडन में साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। यह विधि की अखंडनीय उपधारणाएं हैं। इसे ना साबित करने के लिए न्यायालय विरोधी पक्षकार को स्वीकृति नहीं देता है। मतलब इसे साबित करने के लिए न्यायालय विरोधी पक्षकार के सबूत को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और न ही वादी को उस तथ्य को सिद्ध करना पड़ता है। निश्चायक सबूत का तात्पर्य है जहां कोई तथ्य किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। मेंस में सवाल आता है, तथ्य एवं विधि की उपधारणा में क्या अंतर है? मैंने एक एक पॉइंट करके लिखा है, आप इसको नोट करते जाइएगा। मेंस के पर्पज से बहुत ही यूजफुल है। पहला है, तथ्य की उपधारणा में न्यायालय को न्यायिक रूप से विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट होती है, जबकि विधि की उपधारणा में नहीं। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि न्यायालय जो तथ्य की उपधारणा की जाती है उसमें वह विवेक से काम लेता है। वह चाहे तो तथ्य के एग्जिस्टेंस को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, लेकिन उसका ये विवेक जो है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। सेकंड है,
तथ्य की अवधारणा में तर्क की शक्ति व्याप्त है, जबकि विधि की अवधारणा में विधि की शक्ति। तथ्य की अवधारणा विधि नहीं है, जबकि विधि की अवधारणा विधि है। तथ्य की अवधारणा अलग अलग तथ्यों पर आधारित होती है, जबकि विधि की अवधारणा निश्चित होती है। तथ्य की अवधारणा में निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है, जबकि विधि की अवधारणा में निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। तथ्य की अवधारणा हमेशा खंडनीय होती है, जबकि विधि की अवधारणा खंडनीय और अखंडनीय दोनों है। तथ्य की अवधारणा प्राकृतिक या स्वाभाविक होती है, जबकि विधि की अवधारणा कृत्रिम होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।